गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय, उसकी हमारी सीरीज चल रही है। तो हम 5th चैप्टर पर 5.3 हमने कर लिया था। अभी तक हमने जो बात करी थी वो हमने हिंदू पॉलिटिक्स यानी कि हिंदू राजनीति के बारे में की थी कि किस तरीके से जो हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले नेता हैं, लीडरशिप जिन्होंने संभाल रखी थी, उन्होंने लामबद्ध यानी कि एक साथ हिंदुओं को वो लेकर आए, फिर उन्हें यूनाइट करा, फिर उनमें हिंदुत्व की भावना को जगाया और इसी तरीके से उसे एक आजादी के लड़ाई में ज्वाइन करा। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ क्योंकि जो वर्ग थे, जो भारत का एक तरीके से बहुत बड़ा भाग थे, जिसमें कि एक प्रमुख रूप से मुसलमान और दूसरी तरफ जो निम्न जाति के लोग थे, वो आंदोलन से अलग होते चले जा रहे थे। ठीक है, तो ये एक तरीके से संपूर्ण भारत का नेतृत्व नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो पूरी तरीके से जो पूरा भारत था वो एक साथ नहीं आ पा रहा था। यूनिटी जो थी वो टूटती नजर आ रही थी। तो दूसरी तरफ वहीं पर मुस्लिम राजनीति किस तरीके से शुरू होती है, किस तरीके से वहाँ पर लीडरशिप की जाती है, कौन कौन से जो कम्युनिटीज हैं, कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं वो बनते हैं और उनका मोटिव्स क्या रहता है, किस तरीके से जो पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व होती है, मुस्लिम पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। देखिए 1867 में क्या होना शुरू हुआ था कि 1872 का जब टाइम पीरियड आया था तो हर 10 साल के बाद जनगणना का जो काम है, जनगणना का जो काम है वो काम शुरू हो चुका था। अब जनगणना ने क्या काम करा कि जो रिकॉर्ड मतलब कि रखे जा रहे थे, ठीक है ना, लोगों की जो नंबर्स काउंट किए जा रहे थे, तो उसमें उनके कास्ट और उनका रिलीजन भी पता किया जा रहा था। कई बार ऐसा भी होता था कि लोगों को उनकी कास्ट नहीं पता होती थी, फिर भी उन्हें प्रेशराइज किया जाता था उनकी कास्ट बताने के लिए। तो इससे क्या हो रहा था कि एक तो कास्टिज्म जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था और वहीं पर जो दूसरी तरफ था रिलीजियस के नाम पर यानी कि धर्म के नाम पर जो बंटवारा पहले भी हो रहा था, यानी कि जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही थी, वो और ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि लोगों को क्षेत्रीय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में यहाँ पर दर्शाया जाने लगा कि इस एरिया में मान लीजिए जो बंगाल है, बंगाल में लोगों को बहुत हैरानी हुई कि अराउंड मतलब कि दोनों ही रिलीजन इक्वल है। जैसे कि 51% जो थे वो हिंदू थे और 49% यहाँ पर मुस्लिम की संख्या थी। तो यहाँ पर ये भावना को बताया जाना कि आपके एरिया में जो हिंदू हैं वो बहुत ज्यादा हैं या फिर जो मुसलमान हैं बहुत ज्यादा हैं, तो इससे जो लोगों की भावनाएं थी धर्म के रिगार्डिंग, जो डर था लोगों के मन में, वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। वहीं पे जब हमने बात करी कि हिंदुओं की लामबंदी यानी कि जो उन्हें एक जगह लेकर आया जा रहा था और आगे बढ़ी, तो मुसलमानों में कि उसने निंदा की गई कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि जो हिंदुओं की लामबंदी जो एक तरीके से यूनिटी हो रही थी, यूनाइटेड वो एक साथ हो रहे थे, तो उसमें एक चीज ये भी हो रही थी कि मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज करना शुरू हो रहा था कि मुसलमानों की जो निंदा है वो बहुत ज्यादा शुरू हो रही थी। जैसे कि शेखर बंदोपाध्याय ने इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब पंजाब में जो आर्य समाज है उसका जब आक्रामक आंदोलन होता है तो उसमें मुसलमानों को जवाबी लामबंदी के लिए प्रेरित करता है कि जब आर्य समाज में कि बहुत जो जितने भी वो एक तरीके से हिंसा वाले जो आंदोलन हो रहे थे, वहाँ पे जो भावनाएं थी वो इस तरीके से भड़कते हुए आ रही थी, जैसे कि गोरक्षा आंदोलन था या फिर जो धर्म की वापसी वाले इस तरीके से जो आंदोलन थे, तो वहाँ पर ये इतने ज्यादा आक्रामक हो गए कि जो मुसलमान थे, मुसलमानों को जवाबी लामबंदी के लिए इन आंदोलनों ने प्रेरित करा। तो मुसलमान कई रूपों, पहले भी जो मुसलमान थे, सिर्फ ऐसा नहीं था कि भारत में जो है हिंदू ही डिवाइडेड थे, ठीक है, बल्कि जो भारत में है वो मुसलमान भी विभाजित थे। अब वो विभाजन किसी भी बिहार पर हो सकता थे, चाहे वो कास्टिज्म के बिहार पर हो, ठीक है ना, चाहे वो विभाजन
अमीरी गरीबी के बिहार पर हो, या फिर जो विदेशी है या फिर भारतीय जो हैं उनके बिहार पर हो, तो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता था उस डिवीजन का, उस विभाजन का, तो वो विभाजन भी देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो मुस्लिम थे वो सब एक साथ थे। जिस तरीके से हिंदुओं के बारे में भी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो भी एक साथ नहीं थे, उन्हें भी लामबंद किया जा रहा था, उन्हें भी एक साथ लेकर आया जा रहा था, उनमें भी यूनिटी की जो भावना थी वो बढ़ाई जा रही थी। तो इसी तरीके से मुस्लिम्स का भी यही था। जबकि इस्लाम जो धर्म है वो समानता पर आधारित धर्म है, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी कास्टिज्म नहीं है, कोई भी कास्टिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से मिडिल टाइम पीरियड में जब कन्वर्जन्स हुए, मतलब ही मुसलमानों ने कन्वर्जन को एक्सेप्ट करा, और उसके साथ बहुत सारी जो उनके रीति रिवाज थे, बहुत सारी जो चीजें थी वो एक साथ लेकर आए। ठीक है, तो वही जो चीज थी वो एक कास्टिज्म भी था। जबकि जो मुसलमानों में कास्टिज्म है वो ऊंच नीच के बिहार पर नहीं है, मतलब कि कोई भी मुस्लिम ये नहीं कह सकता कि हमारी ये कास्ट है तो इस वजह से हम ऊपर हैं। चाहे उसमें कोई भी कास्ट हो, चाहे उसमें कुरैशी हो, मलिक हो, सैयद हो, पठान हो, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि अगर हम पठान हैं, अगर हम सैयद हैं तो हम उच्च जाति के लोग हैं या हम हाईली कास्ट वाले लोग हैं। ऐसा क्योंकि इस्लाम में अलाउ ही नहीं है। मुस्लिम्स की या फिर इस्लाम की जो नींव रखी गई थी वो समानता इक्वालिटी के बिहार पर ही रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम्स में कास्टिज्म देखने के लिए मिला वो एक अलग रूल्स और रेगुलेशन के साथ आया, इसी वजह से वहाँ पर डिवीजन भी देखा गया। तो जैसे कि यहाँ पर शेखर बंदोपाध्याय जो है वो बंगाल का एग्जांपल देते हैं कि अगर हम बंगाल में ही विभाजन की बात करें जाए तो यहाँ पर दो आस्था वाले या फिर दो मूल रूप से विभाजित मुस्लिम थे, एक थे अशरफ और एक थे अजलाफ। अशरफ की बात करें तो अशरफ वो लोग थे जो विदेशी मुसलमान जो भारत में आए थे और उनके जो वंशज थे। ठीक है, तो ये खुद को क्लेम करते थे कि हम ऊपर हैं। तो अगर नगरों में बात करें तो ये नगरों में उर्दू भाषी होते थे, यानी कि उर्दू बोलते थे, उर्दू भाषी कुलीन होते थे। और अगर गांवों की बात करें तो गांवों में उर्दू और बंगाली बोलने वाले ये किसान होते थे। और अजलफ की अगर बात करें तो किसानों का ये आम समूह था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो विभाजन अशरफ और अजलफ में था, तो ये जो शहर और गांव वाले हैं एक ही अशरफ से होने के बावजूद, एक ही मतलब कि विदेशी वंशज होने के बावजूद इतने करीब नहीं थे जितने की एतराफ जो थे, यानी कि अजलफ जो थे वो गांवों में, क्योंकि दोनों ही जो समूह थे वो तरीके से गांवों में रह रहे थे, उन दोनों की जो कंडीशन थी, इकोनॉमिकल कंडीशन, वो इक्वल थी। तो ये दोनों जो ग्रुप्स थे वो आपस में ज्यादा करीब थे, ये शेखर बंदोपाध्याय अपनी बुक में कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये था कि मुसलमान अगर पिछड़े हुए थे या फिर पिछड़ रहे थे तो उसके क्या क्या रीजन है। उनके जो रीजन यहाँ पर बुक में मेंशन किए गए हैं वो ये बात कही गई है कि 1837 में जब फारसी की जगह अंग्रेजी को मान्यता दी गई तो वहाँ पर क्या था कि एजुकेशन से एक तरीके से जो मुस्लिम्स हैं वो कट गए। अब जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें ज्यादातर क्या आती है, फारसी आती है। ठीक है, तो और उनके एजुकेशन का जो सोर्स है वो भी फारसी है। तो फारसी को एकदम हटाकर और जो इंग्लिश पे ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पर एजुकेशन का कट डाउन यहाँ पर हमें देखने को मिला मुस्लिम्स के। फिर बहुसंख्यक जो भाग था वो गरीबी था, कि एक तो लैंग्वेज रीजन भी था और दूसरा इकोनॉमिकल रीजन भी था, और तीसरा जो मदरसे हैं उन मदरसों को एजुकेशन के लिए ज्यादा वरीयता दी जाती थी, ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। अब अगर ग्रुप्स की बात करें, मुस्लिम संगठन की बात करें, तो बंगाल में पहला मुस्लिम संगठन 1855 में होता है जो कि मोमडन एसोसिएशन या फिर अंजुमाने इस्लाम कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई जो पहला मुस्लिम जो ग्रुप था वो कौन सा था, कौन सी एसोसिएशन थी, या फिर इस तरीके से कि 1855 में बंगाल में कौन सी मुस्लिम एसोसिएशन बन रही थी, तो मोहम्मदन एसोसिएशन या अंजुमाने इस्लाम। अब इसके क्या क्या मोटिव थे, क्या क्या काम थे। एक तो जो समुदाय है, यानी कि मुस्लिम जो समुदाय है उनके हितों को बढ़ाना, ये काम था।
दूसरा, अंग्रेजों के प्रति वफादारी का उपदेश देना कि आप अंग्रेजों के साथ वफादार रहो। ठीक है। अब उसका क्या रीजन था, कि एक तरीके से जो मुसलमान थे वो क्योंकि पिछड़ चुके थे, वो एक ये नोटिस कर रहे थे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं आ पा रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन वो भी सही नहीं हो पा रही और हम दिन ब दिन पछड़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो प्रशासन के उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो कुछ ग्रुप्स हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि प्रशासन के ज्यादा करीब हुआ जाए। अब कुछ जो मुस्लिम एसोसिएशन है वो ये बात कहेंगी कि अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखी जाए और उनके साथ मिलजुल कर काम किया जाए, और जो कांग्रेस है उसकी निंदा करेंगे, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका सपोर्ट करेंगे, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का सपोर्ट करेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ जो ग्रुप्स होंगे, कुछ जो एसोसिएशंस होंगी, वो इसके उलट होंगी, यानी कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी या फिर इंग्लिश जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम उसके खिलाफ बोलेंगी। वहीं पर जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ बोलेगी। लेकिन 1855 में अगर हम अंजुमाने इस्लाम की बात करें तो वो समुदाय के हितों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फिर अंग्रेजों की वफादारी की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें किसी भी तरीके से कोई विशेष अधिकार नहीं चाहिए, हमें कोई स्पेशल राइट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी चाहिए। और 1857 की निंदा करेंगे। जाहिर सी बात है, जब अंग्रेजों के प्रति वफादारी की बात की जाएगी तो 1857 की निंदा भी की जाएगी। फिर दूसरे अगर एसोसिएशन की या सोसाइटी की बात करें तो 1863 में कौन सी बन रही है, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी बन रही है। जाहिर सी बात है, जो काम करेगी वो ज्यादातर शिक्षा पर काम करेगी। और ये कौन बना रहा है, नवाब अब्दुल लतीफ जो है वो ये सोसाइटी बना रहे हैं। अब वो इस सोसाइटी का क्या मोटिव है कि अरबी और फारसी का जो ज्ञान है उसका जो नॉलेज है उस पर ये बल देगी और पश्चिम शिक्षा की वकालत करेगी कि भाई आपको वेस्टर्न एजुकेशन भी लेनी चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो एक तरीके से वक्त की डिमांड है, टाइम की डिमांड है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसका दो मोटिव्स रहेंगे कि एक तो अरबी और फारसी के जो नॉलेज है उसको भी सपोर्ट किया जाए, उस पर भी बल दिया जाए, और वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न एजुकेशन की भी वकालत ये सोसाइटी करेगी। फिर तीसरी की अगर हम बात करें तो सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन, जो कि 1877 से 1878 में रही, सैयद अमीर अली ने इसको इस्टेब्लिश करा। ठीक है। इसके क्या मकसद थे कि मुस्लिम शिक्षा का पूर्ण आंग्लीकरण, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन पूरी तरीके से मुस्लिम शिक्षा का कर दिया जाए। फिर केवल न्याय की ही नहीं बल्कि अनुग्रह की भी मांग इसने की। फिर इस अलगाव की और भी राजनीतिक रंग जब हुए कि मतलब कि ये जो डिवीजन हो रहा था वो और ज्यादा जब बढ़ा, जब स्वदेशी जो नेता थे उन्होंने इस बात पर बार बार जोर दिया कि जो बराबर ये राग छेड़ने लगे कि हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, और स्वदेशी आंदोलन में साफ साफ दूसरा या अन्य की मोहर मुसलमानों पर लगा दी गई कि भाई ये तो दूसरे हैं। ठीक है। जब ये जो शब्द हैं कम्युनिटी, ये जो एक तरीके से वर्डिंग्स है स्वदेशी जो नेता हैं उनकी तरफ से आ रही थी। ठीक है। तो इससे भी जो लोगों में जो विभाजन है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि शेखर बंदोपाध्याय अपनी बुक में इस बातों को, इन रीजंस को बताते हैं। फिर 1875 में कौन सी सोसाइटी बन रही थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन रहा था, सर सैयद अहमद खान ने से बनाया था, और ये स्टैब्लिश एज अ मदरसतुल उलूम। ये पहले क्या था, मदरसतुल उलूम मुसलमान हिंद। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई जो एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज था वो पहले क्या था, मतलब कि किससे इस्टेब्लिश हुआ था या फिर किससे इमर्ज होकर किस चीज से इमर्ज होकर निकला था। तो मदरसतुल उलूम मुसलमान हिंद से इमर्ज होकर इस्टेब्लिश होकर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना था, जो कि 1866 मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस।
तो 75 में तो सर सैयद अहमद खान बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, और 86 में जो है मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखते हैं, कॉन्फ्रेंस की स्टैब्लिशमेंट करते हैं, जो कि कांग्रेस विरोधी होती है। कांग्रेस का विरोध जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है सर सैयद अहमद खान में। इसके अलावा 86 में इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनती है, जो कि वो भी सर सैयद अहमद खान ही बनाते हैं। और 1893 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन बनती है। किस चीज के लिए? इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए मुस्लिम्स में सर सैयद अहमद खान एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन बनाते हैं। फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का 1906 में जब सत्र होता है, यानी कि जो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनी थी उसका जो सत्र होता है वो ढाका में होता है 1906 में। तो यहाँ पर क्या बात की जाती है कि इसमें ये बात करी जाती है कि एक नई पार्टी की शुरुआत की जाए, आरंभ करने के बारे में बात की गई। और 30 दिसंबर 1906 में इस शिक्षा सम्मेलन में घोषणा की गई कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम इस पार्टी को दिया गया। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1906 में ये बनी, जो कि कब इसका डिस्कशन हुआ था? जब 1906 में ढाका में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सत्र रखी गई थी, वहां पर इस चीज के बारे में डिस्कशन किया गया था। उसके बाद 30 दिसंबर 1906 में एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम दिया गया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्या मोटिव्स थे? उसके मोटिव्स थे कि मुसलमानों की जो राजनीतिक अधिकार हैं, पॉलिटिकल जो उनके राइट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करा जाए, उनकी रक्षा करी जाए। फिर दूसरा, अंग्रेजों के प्रति जो है वफादारी का प्रचार किया जाए और समुदायों में एकता को बढ़ाया जाए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मोटिव्स थे। ठीक है, सो आई होप आपने लेक्चर्स को एंजॉय करा होगा। अगर आप ये जो लेक्चर्स हैं वो नेट जेआरएफ की, जो हिस्ट्री नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको सॉल्व, जो सॉल्यूशंस हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ ही चैनल पर पोस्ट किए जा सकें। थैंक यू सो मच।